मॉर्निंग बच्चों, आज के हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे स्टाफिंग प्रोसेस। स्टाफिंग जो है उसको दोनों कहा गया है। स्टाफिंग प्रोसेस को लाइन और स्टाफ एक्टिविटी दोनों कहा गया है। स्टाफिंग को क्या बोला गया है? लाइन और स्टाफ एक्टिविटी दोनों कहा गया है। यहाँ लाइन एक्टिविटी से मतलब ये है जैसे कि मैनेजर द्वारा अदर फंक्शन परफॉर्म किए जाते हैं। लाइन से प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग ये फंक्शन परफॉर्म किए जाते हैं ना, वैसे ही प्रत्येक मैनेजर को ये फंक्शन भी परफॉर्म करने पड़ते हैं। समझ में आया? क्या इसको लाइन एक्टिविटी क्यों कहा गया है? क्योंकि जैसे अदर सारे मैनेजर को जैसे प्लानिंग करनी पड़ती है, फिर ऑर्गेनाइजेशन करने पड़ते हैं, डायरेक्टिंग, ये रूटीन एक्टिविटी करनी ही पड़ती है ना, कंट्रोलिंग, स्टाफिंग ये सब करनी पड़ती है ना प्रत्येक मैनेजर को, वैसे ये एक्टिविटी को भी करनी पड़ती है। ठीक है, स्टाफिंग फंक्शन परफॉर्म करना, इसलिए इसको कहा गया है लाइन एक्टिविटी भी कहा गया है। और स्टाफ एक्टिविटी क्यों कहा गया है? कि कुछ इम्पॉर्टेंट एरिया भी देखे गए हैं इसमें, इस मैनेजमेंट के, इसलिए इसको स्टाफ एक्टिविटी कहा गया है। जैसे मार्केटिंग मैनेजमेंट एक अलग सेपरेट डिपार्टमेंट होता है ना, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, और वैसे ही हमको एक अलग से डिपार्टमेंट बनाना पड़ा, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट डिपार्टमेंट बनाना पड़ा। क्यों? क्योंकि ताकि वो एम्प्लॉयज़ का ध्यान रख सके, कितने एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत है, ठीक है, उनकी सैलरी क्या रहेगी, उनके डेवलपमेंट, ट्रेनिंग, प्रमोशन प्रोग्राम वगैरह सब कुछ कर सके। तो एक स्पेशल डिपार्टमेंट बनाना पड़ा ना, एक स्पेशल वर्क को परफॉर्म करने के लिए, इसलिए स्पेशल वर्क को परफॉर्म करने के लिए स्पेशल डिपार्टमेंट बनाया गया। इसके कारण ये एक्टिविटी स्टाफिंग की कैटेगरी में, वो स्टाफ एक्टिविटी की कैटेगरी में आ गया। और जो रूटीन एक्टिविटी जो सब प्रत्येक मैनेजर द्वारा परफॉर्म की जाती है उसको लाइन एक्टिविटी कहते हैं। समझ में आया? अब देखिए, स्टाफिंग जो प्रोसेस है, हम बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन ज़रूर आता है और इसमें से छोटे छोटे क्वेश्चंस भी बनते हैं, तो ध्यान से हमें समझना है, और नहीं समझ में आए तो आप दोबारा पूछेंगे। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्टाफिंग प्रोसेस। तो स्टाफिंग प्रोसेस जो पहली हमारी है एस्टिमेटिंग। जैसे स्टाफिंग में रखा जाता है ना एम्प्लॉयज़ को, तो सबसे पहले रखते हैं एम्प्लॉयज़, तो हमारी फर्स्ट स्टेप क्या रहती है? एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट, यानी अनुमान लगाया जाता है कि कितने एम्प्लॉयज़ की हमें ज़रूरत है। स्टार्टिंग प्रोसेस जब शुरू होती है तो अनुमान लगाया जाता है कि कितने एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत है, ये फाइंड, ठीक है, एस्टिमेशन ऑफ मैन पावर का मतलब क्या होता है? फाइंड आउट द नंबर। ये अगर डेफिनेशन आ जाए तो ध्यान रखना, एस्टिमेशन ऑफ मैन पावर का मतलब रहता है पता किया जाता है कि कितनी तादाद में और किस प्रकार के एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत है ऑर्गेनाइजेशन को फ्यूचर में। ठीक है, यहाँ मैन पावर रिक्वायरमेंट का मतलब ये नहीं कि सिर्फ ये पता करना कि कितनी तादाद में, बल्कि टाइप भी। टाइप से मतलब क्या है कि हमें जो एम्प्लॉयज़ चाहिए जिस जॉब के लिए, तो उसके पास क्वालिफ़िकेशन की क्या ज़रूरत रहेगी, एजुकेशन बैकग्राउंड क्या होना चाहिए, ये भी ज़रूरी रहता है पता करना अपॉइंट करने से पहले, है ना। तो मतलब ये ना, अगर कोई जॉब पे रख रहे हैं तो उसके लिए क्या क्या डिग्री की ज़रूरत है, ताकि हम जब विज्ञापन निकालें, मतलब जो भी एडवर्टाइजमेंट निकालें, तो हम मतलब उस पर लिख सकें, साफ शो कर सकें, ताकि जो इस मतलब ये ने जॉब के लिए क्वालिफाइड नहीं है तो वो नहीं आए, हमारा भी टाइम नहीं वेस्ट करें और उसका भी टाइम वेस्ट नहीं करें। ठीक है, और उसको अपॉइंट कर सकें। अब इसके लिए जो अनुमान लगाया जाता है कि एम्प्लॉयज़ की हमें कितनी ज़रूरत है ऑर्गेनाइजेशन में, तो 3 स्टेप फॉलो की जाती है अनुमान लगाने से रिलेटेड। सबसे पहले वर्क लोड एनालिसिस, फिर सेकंड क्या है वर्क फोर्स एनालिसिस, और थर्ड क्या है कंपेयरिंग बोथ फाइंड आउट द रिक्वायरमेंट। ये 3 स्टेप फॉलो की जाती है हमको एस्टिमेशन करने के लिए, मैन पावर के लिए। वर्क लोड एनालिसिस ये जो एक नंबर में ज़रूर आ सकता है, और इससे रिलेटेड वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन या केस स्टडी क्वेश्चन ज़रूर आ सकते हैं। आप ध्यान से इसे सुनेंगे। वर्क लोड एनालिसिस का मतलब है ये पता करना, ठीक है, ये पता करना कि कितने एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत है और कौन से प्रकार के एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत है, वो जो भी जॉब पोजीशन वैकेंट है, खाली है, ठीक है, उस पर रखने के लिए। आगे समझ में, ऑर्गेनाइजेशन जो भी हमारी ऑर्गेनाइजेशन है उसमें हमें कितने एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत है और कौन से प्रकार के एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत है, ठीक है, वो जॉब पोजीशन को भरने के लिए, उसको बोलते हैं वर्कलोड। वर्कलोड में क्या, कौन से प्रकार के, ठीक है, और कितने एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत है। और वर्क फोर्स एनालिसिस में क्या होता है, ये पता किया जाता है कि ऑलरेडी एम्प्लॉयज़ कितने काम कर रहे हैं, जॉब पोजीशन जो काम पे
ऑलरेडी कितने एम्प्लॉयज़ लगे हुए हैं, ठीक है। फिर देखा जाता है कि कितने एम्प्लॉयज़ लगे, ज़्यादा हैं, जैसे 10 की ज़रूरत है तो उससे ज़्यादा है क्या, ओवरबर्डन है, ठीक है, या 10 की ज़रूरत है उससे कम है, 8 है, ठीक है, 8 या 7 है तो अंडरबर्डन है। समझ में आया। वर्कफोर्स एनालिसिस में ये पता किया जाता है कि ऑलरेडी एम्प्लॉयज़ कितना काम कर रहे हैं, ज़्यादा काम कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ हैं जितनी ज़रूरत है उससे, या कम एम्प्लॉयज़ हैं जितनी ज़रूरत है उनसे, ठीक है। फिर कंपैरिजन किया जाता था स्टेप में कि जैसे वर्कलोड एनालिसिस, यानी पता कर लिया कितने की एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत है और कौन से प्रकार की, फिर हमने ऑलरेडी कितने एम्प्लॉयज़ हैं, ज़्यादा हैं या कम है, ये पता करने के बाद हम क्या करते हैं, अगर कंपेयर करता है मैनेजर, अगर वर्कलोड एनालिसिस ज़्यादा है, वर्कलोड का मतलब क्या होता है कि रिक्वायरमेंट ज़्यादा है यानी अंडर स्टाफ है, तो हम और एम्प्लॉयज़ को अपॉइंट कर देते हैं। और वर्कफोर्स एनालिसिस यानी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ ज़्यादा है, तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे, जो एक्स्ट्रा स्टाफ है या तो उसको हटा देंगे या उसे दूसरी ब्रांच में ट्रांसफ़र कर देंगे। समझ में। इस तरीके से जो ओवर स्टाफ रहता है वो ठीक नहीं है, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो ऐसी कंडीशन में ये पता किया जाता है मैन पावर की रिक्वायरमेंट के लिए, किसके थ्रू, वर्कलोड एनालिसिस के थ्रू और वर्कफोर्स एनालिसिस के थ्रू। थैंक यू।